हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम कुछ नया लेकर आए हैं आज। इसकी तैयारी के लिए कुछ विज्ञान के प्रश्न हैं, वो हमने कक्षा 6 जो आपकी कक्षा 6 है, उसमें जितने भी प्रश्न दिख रहे थे, बन रहे थे, ठीक है? प्रारंभ होने वाला था वो इसका फॉर्म है 15/9 यानी 15 से 10 है। 10 तारीख तक 10 अक्टूबर तक ये भरे जाएँगे। इसके तहत बच्चे को हर सालाना 12,000 रुपए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये जो छात्रवृत्ति है वो केवल जो सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, को अवेलेबल होता है। और जो बच्चा 7वीं क्लास में और 8वीं में दोनों लगातार अगर सरकारी में पढ़ रहा है, सात पिछली बार 7वीं क्लास में था, तब भी वो सरकारी में था और उसने 55% अंकों के साथ 7वीं पास की है और फिर वो 8वीं में हो जाता है, तो ये फॉर्म कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के लिए ये फॉर्म है और याद रखिए कि इसमें जो सिलेबस आता है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का ही आता है। तो अभी हमने जो एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स बनाए हैं, कुछ प्रश्न बनाए हैं 6, 7 और 8 के लिए, तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आता है अपना, द्विबीजपत्री पौधों में कौन-सा जड़ तंत्र पाया जाता है और कौन-सा शिरा विन्यास होता है? देखिए, जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर तो हो जाएगा मूसला जड़ और जालिका शिरा विन्यास। यानी इनमें जालिकावत शिरा विन्यास और मूसला जड़ हो जाएगी। जबकि जो एक बीजपत्री है, अभी मैं बताऊंगा एक बीजपत्री कौन से होते हैं और द्विबीजपत्री कौन से होते हैं। एक बीजपत्री जो पादप हैं, उनमें रेशेदार जड़ होती है और समांतर विन्यास। रेशेदार जड़ है और समांतर विन्यास। ध्यान से देखना, यहाँ द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, वो मुख्य रूप से उनके जो बीज पत्र होते हैं, आपने उनके बीज देखे होंगे। तो जैसे चने का बीज देख लेते हैं अपन। चने के बीज में आप देखो कि दो अलग अलग बीज हैं, उनके अलग हो जाते हैं। दालें होती है जितनी भी, उनमें दो बीज होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी जिस बीज के दो पार्ट हो सकते हैं, यानी जिस बीज के अपन कहेंगे कि दो भाग हो सकते हैं, वो द्विबीजपत्री कहलाएगा। और इनकी पत्तियों के आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से, ये देखना एक बार, इस प्रकार से इनमें शिरा विन्यास होता है। जालिका बिल्कुल ऐसे जाल के समान, पीपल का पत्ता देखा होगा या अन्य जो चने का देखा, आप क्या सरसों वगैरह उनका भी देखा होगा, ये जाल सा बना होता है अंदर, तो वो जालिकावत शिरा विन्यास है। और उनकी जड़ें होती है, वो मूसला होती है। मूसला जड़ें कौन सी होती है, मान लो ये आपका तना है, ये तना है और ये जड़ें होती है, वो इस प्रकार से एक जड़ होती है, इसके अनेक भाग निकले होते हैं। और जो रेशेदार जड़ें होती है, उनमें एक ही जगह विभिन्न प्रकार की जड़ें हैं वो निकलती है। ये आपका तना है और इससे जड़ें एक ही जगह रेशेदार, रेशे के रूप में छोटी-छोटी जड़ें निकली होती है, वो रेशेदार जड़ें होती है और इनका विन्यास होता है। आपने बाजरे का पत्ता देखा होगा, अपने आस-पास ये खूब पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से, आपको इस प्रकार से लंबी-लंबी इनकी टहनियों में लंबी-लंबी लाइनें दिखाई देगी। वास्तव में ये कौन-सा है? समांतर विन्यास है। तो द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ें पाई जाएँगी और जालिकावत शिरा विन्यास है। और एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उसमें रेशेदार जड़ें होती है और समांतर विन्यास होगा। किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र का नाम आता है तो स्वामीनाथन का नाम रूप से आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
लेकिन अब जो ये हैं कौन? ये हमारे प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1970 और 80 के दशक में तो 80 के दशक में इन्होंने कृषि क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा जो दूसरे वाले हैं, जैसे हमने कहा कि जानकी अम्माल है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वनस्पति शास्त्र है, ये वनस्पति शास्त्र हैं। और मदन मोहन मालवीय है, ये शिक्षाविद है। नहीं, हाँ, शिक्षाविद ही है, शिक्षाविद है। और जो जगदीश चंद्र बोस हैं, ये तो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भौतिक और वनस्पति दोनों में ही ख्याति प्राप्त की। फिर आता है, गर्म मरुस्थल में रहने वाले जीवों की क्या विशेषताएं होंगी? देखो, गर्म मरुस्थल में जो जीव रहते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि पानी जरूर, पानी के लिए वो सबसे बचाव करेंगे, पानी का बचाव सबसे ज्यादा करेंगे। तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? एक तो वो रात्रिचर होंगे, यानी रात को निकलने वाले होंगे। पानी संरक्षण की क्षमता, पानी का बचाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो पानी का बचाव करेंगे। और इनके ऊपर छलावरण होगा, यानी छलावा एक तरह से इस प्रकार से होगा, जैसे आपने देखा होगा ऊंट की आंखें हुई आपको धसी हुई प्रतीत होती है। उनके बाल बहुत छोटे-छोटे होते हैं और उनके पसीना भी बहुत कम आता है, इनका मलमूत्र गाढ़ा होता है, ठोस होता है। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, वो केवल इन्हीं जीवों में हो सकती है। इसके अलावा आपने आपके आस-पास जैसे गोइरा जिसे बोलते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में गो बोलते हो, तो ये भी क्या हैं? ये सारे गर्म मरुस्थल में रहने वाले जीव हैं। अगर यहाँ मैं पौधों की बात करूँ, मान लो कि पौधों में, तो पौधे हैं, इसका मतलब पानी का बचाव तो पौधे भी करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो जड़ें होती है, वो गहराई तक होगी, जड़ें गहराई तक होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनकी जो पत्तियाँ हैं, वो कैसी होगी? छोटी-छोटी पत्तियाँ होंगी। आप नज़र पसार के देख लेना अपनी तरफ। तीसरा, इनकी पौधों में काँटे होंगे। पौधों पौधों में क्या होंगे? काँटे होंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ये बताते हैं कि ये पौधे कौन-से हैं? मरुस्थलीय पौधे हैं, या मरूदभीद पौधे जिसे हम कहते हैं, यानी पानी का बचाव इनका प्रमुख हथियार है। फिर है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? बाघ परियोजना है वो 1973 में प्रारंभ हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1973 में प्रारंभ हुई। अरे, 80 की बात करूं तो इसमें हाथी प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। हाथी प्रोजेक्ट, कोई पूछ ले, हाथी प्रोजेक्ट है वो 1980 में प्रारंभ हुआ। 65 में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था। 90 की बात करूं तो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, चंबल परियोजना आपने नाम सुना होगा, चंबल में घड़ियाल, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल है वो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। फिर प्रश्न आता है, चीता पुनर्वास परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो चीता पुनर्वास परियोजना है वो अभी कुछ समय में प्रारंभ की गई थी। 2022 में प्रारंभ की गई थी। और ये जो नामीबिया देश है, नामीबिया देश है, उससे चीतों को लाकर, एमपी है, मध्य प्रदेश है, इसकी जो नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क है, कुन्नो नेशनल पार्क, इसमें लाकर इसको छोड़ा गया था शुरुआत में। कि भारत में 1952 में विलुप्त हो गए थे। वास्तव में विलुप्त 1952 में हमारे यहाँ चीते हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। और 22 में पुनः भारत सरकार ने को बसाने की कोशिश की और नामीबिया देश से हमारे यहाँ
ये चित्र लाए गए थे। दूसरा अगला प्रश्न आता है अपना कि पौधों को बाहर से देखकर हम पौधों को बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं कि इन पौधे की जड़ें कैसी होगी। शुरुआत में आपने पहला प्रश्न पढ़ा था कि जालिकावत शिरा विन्यास है और एक था समांतर समांतर शिरा विन्यास। देखिए वहां आप ध्यान से देखा था, आपने हमने बताया था कि जालिकावत शिरा विन्यास है, पत्तियां हैं, पत्तियों में पाया जाएगा, तो यहाँ जो जड़ें होंगी वो मूसला होगी, जड़ें होंगी। और समांतर शिरा विन्यास है, इसका मतलब यहाँ जो जड़ें होंगी वो रेशेदार होगी। तो इसका मतलब हाँ, ये बात सही है कि हम पत्तियों के शिरा विन्यास से पता लगा सकते। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पत्तियों की शिरा विन्यास से पता लगा सकते हैं। अगर जालिकावत शिरा विन्यास होगा तो मूसला मूल होगी और समांतर शिरा विन्यास होगा तो रेशेदार मूल होगी। फिर प्रश्न आता है अपना, सर्वाधिक प्रोटीन किस उत्पाद में पाया जाता है? तो हम कहेंगे सोयाबीन में 30% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि दूध में 3 से 4% पाया जाता है, 4% ही पाया जाएगा। और चावल में लगभग 7 से 8% पाया जाता है और आपका गेहूं में 12 से हम कहेंगे 13% पाया जाता है, जबकि मांस है या दाल है, दालें हैं, उनमें लगभग सोयाबीन की दाल छोड़ देना, में लगभग 20% है वो प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि सोयाबीन में एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा, देखो जिनमें एमिनो एसिड होगा, ये एमिनो क्या है, एमिनो एसिड या अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन का ही स्रोत है, का मापक है। हमारे भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किस अवयव का है? हमारे भोजन में मुख्यतः ऊर्जा, देखो प्रथमतः आपको हम बता दें कि मुख्यतः जो आपका सी उत्तर है वो सही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है वो मुख्य रूप से ग्लूकोज है। ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर इसका निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ उत्तर सही होगा। हालांकि प्रोटीन, वसा ये भी मुख्य स्रोत हैं ऊर्जा के, लेकिन ये उस स्थिति में काम आते हैं जब कार्बोहाइड्रेट शरीर को नहीं मिल रहे होते हैं, उसके बाद में वसा काम मिल जाती है। सामान्य बातें हम भाषा में हम चर्बी कहते हैं। विटामिन्स है, यहाँ विटामिन्स है वो एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जो हमारी जैविक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, यानी बढ़ाने का या वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ये विटामिन्स होते हैं, इनकी मात्रा बहुत न्यून, अति न्यून आवश्यकता होती है महत्वपूर्ण। लेकिन मान ले कि हमारा मसूड़ा है वो सूजन और रक्त स्त्राव हो रहा है, तो आप किस रोग से पीड़ित हैं? क्या एनीमिया है? क्या स्कर्वी है? हाँ, का उत्तर बी हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से यह रोग होता है। और विटामिन सी है वो मुख्य रूप से जो खट्टे यानी सिट्रस फल हैं, सिट्रस कुल के जो फल हैं उनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सिट्रस कुल के फल कौन से होते हैं? जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, इनमें मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी है वो आंवले में पाया जाता है। एनीमिया क्या है? इसे रक्त की कमी बोलेंगे, रक्त की कमी। रक्त की कमी से होने वाला रोग है वो एनीमिया रोग है। डायबिटीज है, यदि आपके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे उसके रोग डायबिटीज है या मधुमेह रोग कहेंगे। इसका न संतुलन है, वो संतुलित करने वाला हार्मोन है, वो कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है वो
डायबिटीज की रोकथाम करता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है जो कि हमारी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इससे भी रोग होता है, हम थायराइड रोग बोलते हैं, यानी कमी से घेंगा, सामान्य भाषा में बताता हूँ, घेंगा घेंगा रोग हो जाता है या गलगंड रोग हो जाता है, जिसके कारण से हमारे जो गले में है वो सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार से देखो सारों का आप विस्तार से अध्ययन करोगे तभी क्या पता कौन-सा प्रश्न कब आ जाए। जैसे ये अगला देखो ये प्रश्न आ गया फिर से। आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन-सा होगा? गोइटर या झींगा रोग होगा। एनीमिया रक्त अल्पता है यानी रक्त की कमी के कारण होता है, यानी यदि आपके शरीर में एचबी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में एनीमिया रोग हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी से होने वाला रोग है और बेरी-बेरी विटामिन बी से होने वाला रोग है। अब डी से और बता देते हैं, रिकेटस बोल देते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। आगे प्रश्न और आ जाएँगे इस प्रकार के। आयरन की कमी से देखो आ गया ना, आयरन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो हम कहेंगे एनीमिया रोग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। भारत में खाद्य गुणवत्ताओं को नियंत्रित करने वाले एजेंसी कौन-सी है? खाद्य गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए हमारे भारत में एफएसएसएआई एजेंसी कार्य करती है। ये क्या है? ये है इसका नाम क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑथोरिटी देख लेना। ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एफसीसीआई का पूरा नाम है और यही खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली एजेंसी है। ये डब्ल्यूएचओ क्या है? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? ये विश्व स्वास्थ्य है, उस संगठन है जो कि इसका नियंत्रित करता है, लेबलिंग करता है, टेस्टिंग करता है, वैश्विक स्वास्थ्य। फिर ये आईसीएमआर क्या है? ये मेडिकल ग्रुप है कोई। पता है इसके बारे में? ये मेडिकल रिसर्च के लिए होता है और बीआईएस है जो मानक उत्पाद हैं, मानक जो उत्पाद हैं, उनके लिए बीआईएस। देखा होगा आपने सोना खरीदते हो या चांदी खरीदते हो या अन्य कोई वस्तु से इसमें बीआईएस का मार्किंग लगा होता है। इसका मतलब है ये मानक उत्पाद यानी ये स्टैंडर्ड जो अपने प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। लेकिन हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ एफएसएसएआई। आप किसी भी पैकेट पर भुजिया खाया है आपने या कोई भी चीज़ पैकिंग वाले लेके आते हो खाने की, उसमें आप ये ज़रूर देखना एफएसएसएआई लिखा होगा। इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर प्रश्न आता है कि चुंबक सदैव किस दिशा में टहरती है? तो हम कहेंगे चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही टहरती है। चुंबक क्या है? चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही टहरती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबक के 2 समान ध्रुवों के बीच क्या पाया जाता है? देखो, 2 समान ध्रुव होंगे, उनके बीच में विकर्षण पाया जाएगा, उसका उत्तर ए बी हो जाएगा। यदि असमान होंगे तो? मान लो N और S है, देखो N N या S S होगा, तो याद रखिए क्या होगा? विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण होगा। और यदि NS या SN अगर विपरीत ध्रुव है, तो हम कहेंगे आकर्षण हो जाएगा। फिर आता है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? ये एसआई क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, जो कि पूरे विश्व में काम में ली जाती है। इसका एसआई मात्रक है लंबाई का, वो मीटर होता है। क्या होता है? इसका उत्तर भी बी हो जाएगा, मीटर है।
का लंबाई का ऐसा ही मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? किलोग्राम देखेंगे तो वजन का मात्रक हो जाएगा, या हम कहेंगे द्रव्यमान। सेकंड है वो समय के लिए निर्धारण किया जाता है, और एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक है। एक मक्खी स्वतंत्र रूप से उड़ रही है, तो बताइए इस मक्खी की कौन सी गति होगी? कौन सी गति होगी? देखो, मक्खी उड़ेगी तो भिनभिनाते हुए उसकी मर्जी है, वो कहीं भी जा सकती है। मक्खी की मर्जी है, वो कहीं भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी गति अनियमित होगी। कौन सी होगी? अनियमित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। सरल रेखीय गति मतलब यदि मान लो आप एक ही दिशा में जा रहे हो, मुंह करके ऊपर मुंह उठाया अपना और जा रहे हो, तो इसका मतलब वो सरल रेखीय गति है। वृत्तीय गति, यदि कोई चीज है एक वृत्ताकार कक्ष में गति कर रही है, अगर वृत्ताकार कक्ष में गति कर रही है, तो इसका हम कहेंगे कि ये वृत्तीय गति है। आवर्ती गति क्या है? आवर्ती का मतलब होता है कंपन। देखे हैं आपने इस प्रकार से एक निश्चित समय बाद में पुनरावर्ती होना, ये आवर्ती गति। इस भारतीय वैज्ञानिक को मौसम विदुषी, देखो मौसम वैज्ञानिक सब होते हैं, ये विदुषी है, विदुषी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा अन्नामणि। क्या हो जाएगा? अन्नामणि है वो भारतीय वैज्ञानिक है जो मौसम विदुषी से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था ऐसा? इन्होंने जो ओजोन है, ओजोन मीटर दिया था एक तो, ठीक है, और जो मौसम उपकरण है, मौसम उपकरण है, वो प्रोवाइड करवाए थे। तो इस प्रकार से देखो, और ज़्यादा मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये कल्पना चावला क्या है? ये अंतरिक्ष यात्री थी। ये टेमी थॉमस क्या है? मिसाइल वैज्ञानिक है। और रुक्मणी एक नृत्यांगना है, नाचने वाली है। देखो, विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन, केल्विन को हम के रूप में लिखते हैं ना, में कितना मान होगा? देखो, ये भी ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है? ताप का। जिसे हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलते हैं, वो भी ताप का है, और केल्विन भी ताप का ही मात्रक है। अब ध्यान देने योग्य बात है यहाँ, 0 डिग्री जो केल्विन होता है, का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब यहाँ 273 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं है, केल्विन है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ये वाला अपना सही उत्तर होगा 273 केल्विन, ठीक है? 0 डिग्री केल्विन का मतलब तो आप समझ गए हो ना? 0 डिग्री का मतलब है कि -273 डिग्री यदि होगा, तो हम कहेंगे 0 डिग्री केल्विन है, जो कि मान संभव नहीं। ये बाद की बातें हैं। द्रव्य का ठोस अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पीकरण, उत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन, क्या है ये? देखिए, वाष्पीकरण का मतलब होता है पानी का भाप में बदलना, ठीक है? वाष्पीकरण कहलाता है, यानी का द्रव्य का भाप में या गैस में चेंज होना। संघनन होता है द्रव्य का में चेंज होना, सॉरी, क्या मैंने गैस का, भाप या गैस का द्रव्य में चेंज होना संघनन कहलाता है। ठोस का मतलब क्या है? द्रव्य का ठोस, या हम कहेंगे पानी का बर्फ में बदल, ठीक है? ऊर्ध्वपातन क्या है? कई ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ठोस है, वो ठोस सीधे किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाते हैं, ऐसी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव्य का ठोस है, तो द्रव्य का ठोस कौन सा है? ठोस कण, या तो अन्य नाम भी बोल सकते हैं, पिंडन भी बोल सकते हैं, या जमुना भी बोल सकते हैं, ठोस कण भी बोल। दूध से
मक्खन को अलग करने के लिए कौन-सी विधि अपनाएँगे? देखो, दूध से मक्खन के लिए हम जो विधि अपनाएँगे वो कौन-सी होगी? अपकेंद्रण विधि होगी। कौन-सी होगी? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि के द्वारा केंद्र से बाहर की ओर जब दूध को मक्खन को मथा जाता है तो मक्खन से क्या दूध से क्या निकल जाएगा? मक्खन बाहर निकल जाएगा। चंदन। ये निशंदन क्या है? तो सबका अलग-अलग। निशंदन है ये ठोस और तरल के लिए हालाँकि होता है और आस्वन क्या है? आस्वन क्या है? वाष्पीकरण से संबंधित है और क्रोमैटोग्राफी क्या है? ये छोटे स्केल पर छोटे जो चीज़ें होती है, मिश्रण होता है उनको अलग करने की विधि। ये इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास? अपकेंद्रण विधि के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। निशंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्राय अनिवार्य है? कौन-सा निशंदन के लिए कौन-सा हो गई कहेंगे अ, पेपर, बीकर, मीटर, थर्मामीटर उपकरण लिख देंगे। ये उपकरण ही है सर। उपकरण अनिवार्य। निशंदन के लिए उपकरण होगा वो फ़िल्टर पेपर होगा। फ़िल्टर पेपर के द्वारा ही हम निशंदन कर सकते हैं। बीकर तो वस ऐसा जो काँच का गिलास सा होता है, हम कोई वस्तु या द्रव वगैरह डालते हैं। थर्मामीटर है वो ताप मापने का यंत्र है, तापमापी बोलेंगे। और पिपेट क्या है? ये भी पिपेट भी एक तरह से नली होती है। परख नली जानते हो ना? परख नली इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा-सा मुँह टेढ़ा-मेढ़ा सा होता है इसका। हालाँकि ये अपने लेवल। जीवाश्म ईंधन का कोई एक उदाहरण दीजिए। जीवाश्म का मतलब होता है जो जीवों के अंश से बना हो। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी? सूर्य से प्राप्त होगी, इसका मतलब ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। पवन ऊर्जा हमें पवन से प्राप्त होगी, पवन चक्कियाँ जो चलती है वो निकलती है। जल है, जल ऊर्जा है यानी हाइड्रोलिक पावर है, यानी कि विद्युत धारा बनाई जाती है तो वो जल ऊर्जा है। अब यहाँ बचता है अपना कोयला तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही है, कोयला होगा। कोयला क्या है? कोयला कैसे बनता है? लाखों वर्ष पूर्व ज़मीन के नीचे पौधे, पेड़-पौधे हैं, वो दब गए थे और पृथ्वी के उच्च ताप और दाब के कारण वो कालांतर में कोयले में परिवर्तित हो गए, तो इसका मतलब है ये पेड़-पौधों से बनी हुई चीज़ है कोयला और इस कोयले के निर्माण को हमने क्या कहा? कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। तो पोटेंट होता है ये क आप पूछ ले कोई कि कार्बनीकरण क्या है? तो हम कहेंगे कोयले के निर्माण की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहते हैं। कितना वर्ष लगता है? लाखों वर्ष। कैसे हुआ? पृथ्वी के उच्च ताप और दाब के कारण। कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लिखे हैं अपन ने वही प्रश्न हो। तो अगला है पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमने कहा 15 करोड़ किलोमीटर है। अब तो करोड़ भी लिखना नहीं आता। करोड़ कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है इसका मतलब है 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की दूरी है। यहाँ तक देखो प्रश्न ये भी आ जाता है कि प्रकाश को सूर्य का जो प्रकाश है उसको पहुँचने में कहाँ किसमें कहाँ तक है? पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो हमारा समय इसमें होगा 8 मिनट और 22 सेकंड। या सामान्य भाषा में हम कहेंगे 500 सेकंड। प्रश्न है, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ग्रहों की दूरी मापने की यूनिट क्या है? यूनिट क्या होती है? इकाई होती है। जो ग्रह हैं, उनकी दूरियाँ हैं, वो किलोमीटर में माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं, उनकी दूरियाँ बहुत व्यापक है, बहुत दूर-दूर है। अतः इनको मापने के लिए हमें खगोलीय इकाई का उपयोग करना पड़ेगा। अधिकांश जो प्रकाश वर्ष है, उनमें ही इनका उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष भी एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि 1 वर्ष में
जो प्रकाश दूरी तय करता है। एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करता है, वही क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब ये दूरी कितनी हो सकती है? आप कर लीजिए, 1 सेकंड में प्रकाश है, वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलेगा? भाई साहब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो आप देख लीजिए कि 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा और 1 दिन यानी 24 घंटे, 1 दिन में कितना चलेगा, 1 महीने में और 1 साल में कितना चलेगा। और 1 साल में जो चलेगा उसका मान आप निकाल सकते हो। आसानी से निकाल सकते हो। और आता है मैं करूँगा, आप निकालना। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन-सा है? पृथ्वी का ये का होना चाहिए था। का सबसे निकटतम ग्रह कौन-सा है? तो हम कहेंगे कौन-सा है? बहन है क्या? ओह! पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है? नहीं, मंगल ग्रह सबसे नज़दीक है। अगर मैं यहीं पूछ लूँ कि भाई पृथ्वी के 1 मिनट, सूर्य के बोल दूँ तो बुध हो जाएगा। बाहरी ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति, ये बाहरी ग्रह है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, ये जो बाहरी ग्रह हैं, इधर 4 हैं, बाकी बाहर हैं। कौन-सा ग्रह इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था? कौन-सा ग्रह है? प्लूटो। प्लूटो भाई साहब को 2006 में निकाल दिया गया था। इस बेचारे को निकाला क्यों? क्योंकि यह ग्रहों को आपस में जो इनकी जो हमने कहा जो इसकी कक्षाएँ होती है, ये सूर्य है, इसके चारों कोई ग्रह चक्कर काट रहा है और मान लो दूसरा ग्रह चक्कर काट रहा है और ये इसकी कक्षा थी देखो, तो यहाँ से क्या हो गई ये कक्षाएँ? कट गई है। तो ये प्लूटो क्या था, इस भाई साहब ने इसकी जो लास्ट वाला जो ग्रह है, उसकी नेपच्यून है क्या? नेपच्यून की जो हम यूरेनस बोलते हो, इंग्लिश हिंदी क्या? वरुण मान लेते हैं यार, सेम बोल दो, वरुण। वरुण ग्रह है, इसकी कक्षा को ये काट रहा था और काटने की वजह से जो ग्रह ग्रह वही होंगे जो एक दूसरे की कक्षा को नहीं काटे, मतलब रास्ते नहीं काटे। अगर रास्ते काटेगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्षुद्र ग्रह कहलाएगा। तो इसको 2006 में हटा दिया गया और इनको क्षुद्र यानी क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, एक उल्कापिंड ही मान लिया गया। तो बहुत बड़ा है वैसे। किसी को भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। अब मुझे क्या पता किसको कहा जाता है? ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। ब्रेड मैन ऑफ इंडिया हमारे हैं सलीम अली भाई साहब, प्रोफेसर सलीम अली भाई साहब। इसका उत्तर ए हो जाएगा। हरगोविंद खुराना हैं, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जेनेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया। एल एपीजे अब्दुल कलाम सर, श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनको मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, ये भौतिकी से संबंधित है, रमन प्रभाव दिया था और इनको भी पुरस्कार मिले थे। तो इस प्रकार से हमारे 27 ही प्रश्न हुए हैं, लेकिन सभी प्रश्न वास्तव में देखा जाए तो 50 प्रश्नों से ऊपर हो गए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्नों के अपन ने किस प्रकार से हर एक जो प्रश्न है उनका पूरा-पूरा जवाब दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए। अगला जो अपन एनोनिमस का जो पेपर है वो 7वीं क्लास का बनाएँगे, तो आप 7वीं क्लास के लिए तैयार हो जाइए। ज़रूर पढ़ना, एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे, देख तो एक बार 2 बार पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना।